कि मैं डॉक्टर राकेश आपसे ही शुरुआत करूंगा कि एक अभी दिनेश वोरा जी ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेसिक था कि देश कोलैप्स कर रहा है, और फिर उन्होंने उसको अलग अलग ढंग से कहा था। हम और आप दोनों लोग थे उसमें। एक तरफ रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज कोई पुल गिर रहा है, कश्मीर में रोज वो हो रहा है। मतलब मैं इसलिए इन बातों को रेखांकित कर रहा हूं कि लोकसभा में नियम कानून के तहत जो चीजें कार्रवाई होती रहे। कल तो रेल बजट आएगा, कल तो जनरल बजट आएगा, कोई और बात नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं आज आपसे यही करूंगा कि आपको इस लोकसभा सेशन में कुछ ऐसा होने की उम्मीद है कि जिससे देश को कोई एक नई दिशा मिले, या वही पुराना मोदी जी का राग कि मैं तीसरी बार जीत के आ गया और सब लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और नेम प्लेट वाली बात पे अगर आप एक वक्तव्य दे देंगे डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी। कई सारे विषय इस वक्त हमारे आसपास हैं, देश में बहुत से मुद्दे गरमाए हुए हैं। सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा जो है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांवड़ियों के बहाने नेम प्लेट लगाने का जो फरमान था योगी सरकार का वो, और अगर अकादमिक दृष्टि से देखें तो संसद में नीट के मुद्दे को जिस तरह राहुल गांधी ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान पर बात कर लें। हम सब जानते हैं उसकी मंशा सिवाय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के और कुछ थी ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरह से गैर कानूनी, असंवैधानिक आदेश था वो, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई। दो नाम और जोड़ना चाहता हूं आनंद जी, आपने महुआ मोइत्रा का जिक्र किया, उसमें पिटिशनर के रूप में प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल, दो लोग और शामिल थे। 3 लोगों की याचिका थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट कह दिया है कि अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं बची है। भले वो अंतरिम रोक है, अभी 26 तारीख फिर लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को बदलेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने ट्विटर वगैरह पर देखा है, आज की इस बहस के दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई वकील ही मौजूद नहीं था। ये बड़ी हैरत की बात है, वरना हर राज्य सरकार का दिल्ली में अपना एक स्टैंडिंग काउंसिल होता है, एडवोकेट जनरल होते हैं प्रदेशों में, वे अपनी राज्य सरकार के संबंधित मामलों में पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आज वहां क्यों नहीं थे, ये बड़ी बात है। मैं समझता हूं जो लोग इस सरकारी आदेश की हिमायत में खड़े थे, अब उन्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी तरह के सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयास अब सफल नहीं होंगे। समाज में भी उसकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मंशा क्या थी, योगी जी और केंद्र सरकार के बीच जो रस्साकसी चल रही है, वो भी इसमें एक कारण रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को, अपनी सरकार को नरेंद्र मोदी के सामने या देश के सामने एक और अधिक कट्टर चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की होगी। और मैं समझता हूं, जरा सभ्य भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम तमाचा आज यूपी की सरकार के गाल पर लगा है। दूसरा मुद्दा आपने जो कहा कि संसद का सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र है, कल तो जो होगा बजट आएगा तब हम देखेंगे उसमें क्या चीजें आ रही हैं। लेकिन आज पहले ही दिन जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक तरह से रुदन किया है कि बार बार वे प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोंट कर रखा। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस देश में संसद में और प्रधानमंत्रियों को विपक्ष ने शोर शराबे में बोलने का अवसर नहीं दिया। विपक्ष शोर करता रहा, प्रधानमंत्री बोलते रहे। ये वही नरेंद्र मोदी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज यूपीए की सरकारों के वक्त ये कहा करते थे कि सदन न चलने देना भी संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी जब वे करें, संसद को बाधित करें, शोर करें, वेल में आ जाएं, तब बहुत पुण्य का काम है। अगर इस वक्त वे सत्ता में है, दूसरा विपक्षी दल, विपक्ष के लोग अगर शोर करें, अगर मणिपुर की आवाज लगाए, तो ये गला घोंटना तो नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अपने कानों में वो लगाकर, जिसमें उन्हें शोर नहीं सुनाई दे रहा था लेकिन देश तो सुन रहा था, कि विपक्ष की बेंचें मणिपुर पर न्याय की गुहार लगा रही थी और आप लगे हुए थे बालक बुद्धि और काल्पनिक किस्से कहानियां बचपन के सुनाने में।
इसे गला घोंटना तो नहीं कहा जाता। संसदीय लोकतंत्र में संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, देश की आवाज का गला घोंटना वो होता है जब लोकसभा अध्यक्ष एक तरफा 150 सांसदों को सदन से बाहर भेज देता है, उन्हें निलंबित कर देता है। लोकतंत्र का गला घोंटना तब होता है जब माइक म्यूट कर दिए जाते हैं नेता प्रतिपक्ष के, लोकसभा में और राज्यसभा में भी। आज तो मजेदार बात हुई है, वित्त मंत्राणी जी कह रही थी कि मेरा माइक म्यूट था, तो यानी सत्ता पक्ष के लोगों के माइक भी म्यूट होने लगेंगे अब। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है इस बार 4 जून के बाद जो सरकार बनी है और जो विपक्ष है, दोनों की अग्नि परीक्षा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। और इस परीक्षा में हर बार हर पर्चे में विपक्ष बाजी मार रहा है। आज भी देखिए संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, पहले ही दिन जनता के मुद्दों की बात की राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं, जिसके लिए भागवत जी कह चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिना नाम लिए बता चुके हैं कि पहले सुपरमैन, फिर देवता, फिर अवतार, फिर विश्व रूप, भगवान, जाने क्या क्या बनने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी सत्र सत्ताधारी दल के लिए भारी पड़ेगा। विपक्ष की एकजुटता और मुद्दों पर बात करना, ये उसके लिए उसके खाते में नंबर बढ़ाने का काम करेगा। जी आनंद जी। डॉक्टर राकेश, मुझे 2 चीजें जरा बता दीजिए। एक तो मुझसे कहा जा रहा है कि आप 2047 में तरक्की देखिएगा। मैं अभी बजट तो आपको आज का दूंगा, लेकिन इसका इफेक्ट आप 2047 में बहुत समुद्र राशि होगा। तो एक तो जरा मुझे बताइए, मैं तो शायद मालूम नहीं आज से 23, 24, 25 साल बाद हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रदीप जी जरूर रहेंगे, आप रहेंगे, लेकिन हमारे ओम सैनी साहब और यूसुफ साहब हम लोग 23 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे तो सुनने की स्थिति में रहेंगे नहीं। एक तो इस पे कि किसको मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं, और दूसरा जो बिहार का स्पेशल पैकेज की बात है, वो नीतीश जी तो ये कहे थे, नीतीश जी ताल ठोक के बोले थे कि हम स्पेशल पैकेज लेके आएंगे। वो मैं अभी सुनवा भी देता हूं आपको। लालू जी की बाइट आ गई है जो नीतीश जी कह रहे थे कि कैसे हम स्पेशल पैकेज लेके आएंगे। अब नीतीश जी क्या करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, बिहार अगर इसके लिए नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई और राज्य क्वालिफाई करेगा। उन्होंने तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने कह दिया कि नहीं, बिहार इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो वो अगर आ गया है तो उसको दिखा दो, आ गया है वो। अच्छा, अभी 1 मिनट दिखा रहे हैं, तब तक आप शुरू करिए। ने कहा था कि दिलाएंगे, सेपा करें दे का दर्जा लेकर आएंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के आप शतायु हो, 2047 नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो 1000 साल का सपना लेकर बैठे हुए हैं। वे कह चुके हैं एक बयान में कि मेरा तो विजन 1000 साल आगे का है। आपने अपने लिए कहा, हम सब लोग भी क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, शिशुपाल सिंह शिशु की कविता है। हम में से कोई कब रहेगा हम नहीं जानते। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद समीर, कल प्रात को जाने चली न चली, रटले हरिनाम अहो रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। हम में से कोई नहीं जानता कल 2047 तक कौन रहेगा। मोदी जी 3047 तक रहेंगे, ये संभव है, क्योंकि वे तो दैवी चमत्कार हैं, अवतारी पुरुष हैं, नॉन बायोलॉजिकल है। लेकिन फिलहाल मुद्दे पर लौटे, अगर वे 2047 का सपना दिखा रहे हैं तो आज जो लाखों लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, आज जिनके पास रोजगार नहीं है, आज महंगाई चरम पर है, कश्मीर और चीन की समस्या हमारे सामने है, उनके जवाब भी 2047 में देगी ये सरकार क्या। जब भी कोई सरकार, कोई राजनेता इतनी आगे की बात करता है, उसका अर्थ ये होता है कि उसके पास वर्तमान को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहा है अपने लोगों को, अपने फैन फॉलोइंग को। उसका जो टीजी है, उसका जो टारगेट ग्रुप है, उनका अपना जो इको चैम्बर है, उसमें अनुनाद होता रहता है। वो जो कहेंगे उसको सब रिपीट कर देंगे। वे कुछ भी करें, उनका जो समर्थक तंत्र है, समर्थक तबका है, कुनबा है, उसे उनका हुआ करना ही है। वे जब खाने की, खान पान की दुकानों पर नेम प्लेट का कोई फरमान जारी करे
तो उनके अंधभक्त उसकी हिमायत में खड़े हो जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वे फिर बिलों में घुस जाएंगे, फिर कोई नया मुद्दा आएगा, फिर वे सरकार की हिमायत में खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि यह सरकार बड़ी दिशाहीन सा अनुभव कर रही है। उसको 4 जून के बाद सूझ नहीं रहा, थोड़ी देसी भाषा में कहा, संकट नहीं बैठ रहा उनका कि कैसे सरकार चलाएं, क्या करें। बिहार का स्पेशल पैकेज का मुद्दा भी ऐसा ही एक मुद्दा है जिससे निपटने का उनको कोई गुर समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में कुल 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। उसका प्रावधान क्या है, हम लोग पहले कई बार डिबेट में बता चुके हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में 90% सारी परियोजनाओं का खर्चा केंद्र को उठाना होता है। लेकिन बिहार को भी ये दर्जा नहीं देंगे तो नीतीश कुमार के ऊपर वो नैतिक दबाव होगा जो लालू प्रसाद यादव ने अभी अभी कैमरे पर कहा, इस्तीफा दें। ये भी कह दिया देना पड़ेगा ही। नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत यह है कि अगर वे अपने इन 2 बड़े सहयोगियों की सारी मांगों को मानते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। उन सहयोगियों की मुश्किल यह है कि वे अगर बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के साथ खड़े दिखते हैं तो वे अपनी जमीन खो बैठेंगे। अपने अपने राज्यों में उन्हें अपने वोट बैंक का भी ख्याल रखना है जो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं करता है। अंतिम बात, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरा बहुत ही प्रिय और रुचि का विषय है और उसके बारे में मालूमात रखने का मुझे काफी शौक है। आप जानते हैं कई बार हम विस्तार से बात कर चुके हैं। प्रदीप भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, मैं उसी को थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं। जिस प्रावधान को, जिस प्रतिबंध को 1966 से लेकर अब तक 3 बार दोहराया गया, 1970 में, 1980 में और 66 से लेकर अब तक कितनी गैर कांग्रेसी सरकारें आई और गई, कितने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर चले गए। 1977 में तो मोरारजी देसाई आ गए थे, उनके बाद से चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम 3 बार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनमें से किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने इस प्रतिबंध को नहीं हटाया। उनमें से किसी ने इजाजत नहीं दी कि संघ के कार्यक्रमों में और गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल इसकी सुध नहीं ली। आज अचानक क्या हो गया कि 9 जुलाई को वे एक ऐसा आदेश निकालते हैं कि संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं। जो हो गया वो ये है कि 4 जून को वे अल्पमत की सरकार के मुखिया हैं, 4 जून के फैसले के बाद। और इस बीच में 4 जून आते आते और उसके बाद संघ के सुप्रीमो ने जो भी कुछ कहा है, संघ ने जो तेवर दिखाए हैं, चाहे वो चुनाव के समय जेपी नड्डा के बयान के उनके तेवर हो संघ के, या चुनाव के बाद मणिपुर की चिंता कौन करेगा, 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है, कोई आदमी दैवी चमत्कार हो जाता है, सुपरमैन बनकर विश्व रूप होना चाहता है, ये जो सारे बयान है, इनसे घबराकर ही नरेंद्र मोदी को अचानक याद आया कि संघ की गतिविधियों में सरकारी अमले को भी शामिल किया जाए। यद्यपि इसमें यह भी अंतर्निहित है, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, कि ये आदेश नहीं भी आता होता तो इस देश में पूरे प्रशासनिक तंत्र में रग रग में जनसंघ के लोग, जनसंघ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग घर कर चुके हैं। वे घुन की तरह पूरे प्रशासनिक तंत्र की रगों में घुसे हुए हैं, घुले मिले हैं। यहां तक कि न्यायपालिका में भी अभिजीत गंगोपाध्याय, पश्चिम बंगाल के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और अभी अभी जुमा 4 रोज पहले रोहित आर्या, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिस तरह इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, फिर ये कहा कि हम तो आजीवन संघ के थे, हम तो आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में पगे हुए थे, इसलिए मेरे लिए इस आदेश की उतनी महत्ता नहीं है। मैं तो जानता ही हूं, आप भी जानते हैं, आप सब विद्वान हैं, कि पूरे देश के हर सरकारी सिस्टम में संघ के लोग पहले से घुसे हुए हैं। अब सिर्फ इतना होगा कि वे खुलेआम गणवेश पहनकर सुबह सुबह दैनिक शाखा में भी जाएंगे, नमस्ते सदा वत्सले भी करेंगे, विजयादशमी के चल समारोह में शामिल होंगे, शस्त्र पूजन करेंगे। यद्यपि यह भी हो चुका है आनंद जी, आली जनाब यूसुफ साहब मध्य प्रदेश में सतना जिले के कलेक्टर और एसपी संघ की शाखा में एक दिन शामिल हुए थे। वे तस्वीरें मैं साझा कर सकता हूं। विधिवत एसपी कलेक्टर संघ की शाखा में गए थे शिवराज सिंह की सरकार के समय। तो ये आदेश सिर्फ खुलकर खेलने के लिए मौका दिया गया है
कि जो थोड़ा बहुत पर्दादारी है, नजर का फेर है, उसे भी हटा दीजिए और खुलकर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होइए। जी आनंद जी।